हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 5 स्टार एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हिंदी में इसको बोलते हैं दैनिक जीवन में रसायन। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन में सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है औषधि। औषधि को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग्स। ड्रग्स का एक और नाम है दवा, यानी कि औषधि का दूसरा नाम क्या है? दवा। तो ये दवा होता क्या है, औषधि होता क्या है? तो देखिए ये क्या होता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य एवं जानवरों के रोगों के निवारण के लिए किया जाता है, उस रासायनिक पदार्थ को ही औषधि कहते हैं। यानी कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य एवं जानवरों के रोगों के निवारण के लिए किया जाता है उसे औषधि या दवा कहते हैं। ठीक है, अगर इसी में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि औषधि का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो औषधि का आणविक द्रव्यमान याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मुख्य है कि औषधि का आणविक द्रव्यमान जो होता है 100 म्यू से 500 म्यू होता है। तो अब हम लोग जान गए कि औषधि क्या होता है, जिसका उपयोग मनुष्य एवं जानवरों के रोगों के निवारण के लिए किया जाता है, उसे औषधि कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक चिकित्सा। दूसरा इसमें पढ़ते हैं औषधि के बाद रासायनिक चिकित्सा। अब देखिए हम लोग देखेंगे रासायनिक चिकित्सा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमोथेरेपी। केमोथेरेपी क्या होता है, रासायनिक चिकित्सा क्या होता है? तो जब हम रासायनिक पदार्थ का उपयोग, जैसे औषधि हो गया, तो औषधि का उपयोग यानी कि रासायनिक पदार्थ का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में करेंगे, यानी कि इलाज के क्षेत्र में करेंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही रासायनिक चिकित्सा कहते हैं। यानी कि जब रासायनिक पदार्थ का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र का कहने का मतलब ये हुआ कि इलाज के क्षेत्र में, यानी कि जब रासायनिक पदार्थ का उपयोग इलाज के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक चिकित्सा कहते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि औषध लक्ष्य या लक्ष्य अणु क्या होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि औषध लक्ष्य या लक्ष्य अणु क्या होता है। तो देखिए औषधि जीन वृहद अणु, औषधि यानी कि हमारा जो दवा हो गया, दवा को ही औषधि बोलते हैं, यानी कि जो हमारा दवा हो गया यानी कि औषधि हो गया, औषधि जीन वृहद अणु। अब वृहद अणु क्या होता है? तो वृहद अणु का मतलब जो हम लोग खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, यही सब होता है क्या, वृहद अणु। यानी कि औषधि जीन वृहद अणु बड़े बड़े अणु से, जैसे औषधि जीन वृहद अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से क्रिया करता है, तो उसे औषध लक्ष्य या लक्ष्य अणु कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि औषधि, जैसे हम लोग दवा खाएं, तो दवा जिस वृहद अणु, बड़े बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल से अगर क्रिया करता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, औषध लक्ष्य कहते हैं या लक्ष्य अणु कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों के निवारण हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के औषधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि भिन्न भिन्न रोगों के निवारण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के औषधि का प्रयोग किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के दवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुखार लगा तो उसके लिए अलग प्रकार के दवा का प्रयोग किया जाएगा, दर्द हुआ तो उसके लिए अलग प्रकार के दवा का प्रयोग किया जाएगा, घाव हो गया तो अलग प्रकार के दवा का प्रयोग किया जाएगा, एलर्जी हो गया तो उसके लिए अलग प्रकार के दवा यानी कि औषधि का प्रयोग किया जाएगा। तो उसी में हम लोग यहाँ पर हेडलाइन अब लिखते हैं कि हमारे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों के निवारण हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के औषधि का प्रयोग किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के दवा का प्रयोग किया जाता है। उसमें सबसे पहला आता है प्रति अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटासिड। तो यहाँ पर प्रति अम्ल से ज्यादा बात याद करने वाला ही है एंटासिड। याद रखिएगा प्रति अम्ल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। तो एग्जाम में आता है कि एंटासिड क्या होता है, प्रति अम्ल क्या होता है। तो देखिए प्रति अम्ल क्या होता है, जब हमारे आमाशय में, यानी कि जब हमारे पेट में, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, यानी कि हमारे पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, तो उस समय जो हमारा शरीर का जो पीएच मान रहता है वो 7 से घट जाता है, यानी कि पीएच मान कम हो जाता है। यानी कि जब हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है और पीएच मान घट जाता है, तो हमारे पेट में गैस और जलन महसूस होने लगता है और पेट में दर्द होने लगता है। तो ऐसे रोगों के निवारण हेतु हम लोग प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। यानी कि एंटासिड क्या होता है, प्रति अम्ल क्या होता है। तो जब हमारे आमाशय में, यानी कि यहाँ पर हमारा आमाशय है, तो जब हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गया और पीएच मान की मात्रा घट गया, तो हमारे पेट में जलन और गैस महसूस होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो ऐसे लोगों के निवारण हेतु हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रति अम्ल का
प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि एंटासिड में इसका केमिकल नेम क्या क्या आता है, एंटासिड में केमिकल दवा कौन कौन होता है, तो MgOH के होल 2 होता है, AlOH के होल 3 होता है, NaHCO3 होता है जिसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। और अगर इसका दवा का नाम हम लोग जानना चाहते हैं तो इसका दवा का नाम जो होगा, तो अगर हम लोग इसके दवा का नाम जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पेट में गैस और जलन हो गया है तो इसमें कौन कौन से दवा का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो इसमें याद रखिएगा पहला होता है, पहला इसमें जो दवा है उसका नाम है सेमिटिडिन, सेमिटिडिन। दूसरा होता है रेनिटिडिन, रेनिटिडिन। अगर इसमें रेनिटिडिन में बात किया जाएगा तो रेनिटिडिन में 2 प्रकार के दवा आता है, पहला होता है जेनटेक और दूसरा होता है एसिलॉक, एसिलॉक। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारे शरीर अम्लीय हो गया है, हमारे पेट में गैस और जलन हो गया है तो उसमें कौन सा दवा हम लोग यूज करेंगे, तो इसमें याद रखिएगा कि पहला होता है सेमिटिडिन, दूसरा होता है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन में आता है जेनटेक और एसिलॉक, जिसके चलते हम लोग अभी एसिलॉक का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब याद रखिएगा और भी इसमें बहुत सारा दवा आता है, यानी कि गैस का बहुत सारा दवा आता है, सेमिटिडिन, रेनिटिडिन, जेनटेक, एसिलॉक, डाइजिन, डाइजिन, ATC। तो याद रखिएगा 2 दवा का नाम याद रखना जरूरी है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि एंटासिड के 2 दवा का नाम बताइए, तो सेमिटिडिन हो गया, रेनिटिडिन हो गया। रेनिटिडिन में कौन कौन आता है, तो एक जेनटेक आता है, दूसरा क्या आता है, एसिलॉक आता है। अब हम लोग देखते हैं प्रति अम्ल में, यानी कि प्रति अम्ल में ही एक चीज पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अम्लीयता क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि जब हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो हमारा पीएच मान क्या हो जाता है, घट जाता है। जब हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो उसका पीएच मान घट जाता है, और जैसे पीएच मान घटेगा तो हमारे शरीर में गैस और जलन महसूस होने लगता है और पेट में दर्द होने लगता है। तो इसी बात को हम क्या कहते हैं, अम्लीयता कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब हमारे शरीर में, यानी कि जब हमारे शरीर में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गया और उसका पीएच मान क्या हो गया, घट गया, तो हमारे शरीर में क्या होने लगता है, गैस और जलन महसूस होने लगता है और पेट में दर्द होने लगता है। तो इस बात को हम कहते हैं अम्लीयता, एसिडिटी कहते हैं। और इस रोगों के निवारण हेतु हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। पहला तो हम लोग पढ़िए प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड क्या होता है। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिहिस्टामिन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रतिहिस्टामिन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीहिस्टामिन, ANTIHISTAMIN। एंटीहिस्टामिन यानी कि प्रतिहिस्टामिन क्या होता है, तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग एलर्जी के उपचार में किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिहिस्टामिन यानी कि एंटीहिस्टामिन कहते हैं। एंटीहिस्टामिन क्या होता है, अगर पूछा जाए कि एंटीहिस्टामिन क्या होता है, एंटीहिस्टामिन क्या होता है, प्रतिहिस्टामिन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग एलर्जी के उपचार में किया जाता है, यानी कि जिस औषधि का उपयोग एलर्जी के उपचार में किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन कहते हैं। अब कोई कोई यही नहीं पता होगा कि एलर्जी होता क्या है, तो एलर्जी का मतलब होता है दोस्तों जैसे कीड़ा काट लिया, छींक आना, नाक बहना, कान बहना, गला नाक में खराश, खुजली होना, खरोच आना में प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एलर्जी क्या होता है, जैसे हम लोग के शरीर में खरोच आ गया है, अगर हगुत हो गया है, खुजली हो गया है, इस समय किसका प्रयोग किया जाता है, तो एलर्जी हो गया, तो एलर्जी में प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रतिहिस्टामिन आप लोग को समझ में आया होगा क्या होता है, वो ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग एलर्जी के उपचार में किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिहिस्टामिन। अब प्रतिहिस्टामिन में कौन कौन सा दवा का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा कि इसमें एंटीहिस्टामिन में हम लोग पहला दवा प्रयोग करते हैं डाइफेनहाइड्रामिन। डाइफेनहाइड्रामिन केमिकल नेम है और इस बाजार में इसको बेनाड्रिल के नाम से मिलता है। यानी कि डाइफेनहाइड्रामिन को बाजार में किस नाम से मिलता है, बेनाड्रिल के नाम से मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं क्लोरोफेनिरामिन। क्लोरोफेनिरामिन यानी कि हम लोग को अगर कभी भी एलर्जी हो जाता है तो क्लोरोफेनिरामिन का प्रयोग करते हैं, ये केमिकल नेम है। क्लोरोफेनिरामिन को अगर हम बाजार में इसका खोज करेंगे तो किस नाम से मिलेगा, तो एविल के नाम से मिलेगा। यानी कि जब हम लोग को एलर्जी होता है तो एविल का प्रयोग करते हैं। एविल का केमिकल नेम क्या है, क्लोरोफेनिरामिन है। एविल का प्रयोग कब करेंगे, एलर्जी के उपचार में करेंगे। एलर्जी कब होता है, जैसे कीड़ा काट लिया, छींक आ गया, नाक बह रहा है, गला नाक में खराश हो गया, हड्डा काट लिया, चुट्टा काट लिया, इस समय रिएक्शन के टाइम में किया जाता है। अगला है
हेक्सोफेनिडाइन। हेक्सोफेनिडाइन क्या होता है? तो हेक्सोफेनिडाइन को बाजार में एलेग्रा के नाम से प्रयोग किया जाता है। अगला होता है सिट्रीजाइन। सिट्रीजाइन दवा का नाम है और जराटेक दवा का नाम है, और भी इसमें बहुत सारा दवा आता है, जैसे टरफेनाडिन हो गया, ब्रोमोफेनिरामिन हो गया, ये सब दवा का नाम है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि एंटीहिस्टामिन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग समझ गए कि प्रतिहिस्टामिन क्या होता है, एंटीहिस्टामिन क्या होता है। तो एंटीहिस्टामिन का मतलब जिसका उपयोग एलर्जी के उपचार में किया जाएगा, और इसका दो चार को दवा का नाम याद रख लीजिएगा। अगला हम लोग बढ़ते हैं प्रशांतक की ओर, यानी कि उपशामक की ओर। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रशांतक या उपशामक। प्रशांतक या उपशामक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। यानी कि ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है, प्रशांतक क्या होता है, उपशामक क्या होता है? तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग चिंता, तनाव एवं छोटी मोटी मानसिक बीमारियों को, यानी कि मन की बीमारियों को दूर करने में किया जाता है, उसे प्रशांतक या उपशामक कहते हैं। यानी कि एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोग से कि प्रशांतक क्या होता है, उपशामक क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रशांतक का मतलब क्या होता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग थोड़ा बहुत चिंता हो गया, कोई दूध दे दिया तो चिंता हो गया, तनाव हो गया, चिंता, तनाव एवं छोटी मोटी मानसिक बीमारियों को दूर करने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे उपशामक कहते हैं, प्रशांतक कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। जैसे अगर हमको प्रशांतक हो गया है, यानी कि हमको छोटा मोटा चिंता तनाव हो गया है, तो इसमें कौन सा दवा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, इसका दवा का नाम है क्लोरोडाइजेपोक्साइड। क्लोरोडाइजेपोक्साइड। और दूसरा है मेप्रोबामेट। अगर कम चिंता तनाव है तो कम चिंता तनाव यानी कि मंद प्रशांतक में क्लोरोडाइजेपोक्साइड और मेप्रोबामेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग का ज्यादा टेंशन हो गया है, ज्यादा चिंता तनाव हो गया है, तो इसमें हम कौन सा दवाई का प्रयोग कर सकते हैं? तो पहला है ल्यूमिनल, अस्कोनल, वेलियम, वर्नोल। ये सब उच्च प्रशांतक के लिए है, यानी कि चिंता तनाव एवं छोटी मोटी मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए प्रशांतक का प्रयोग किया जाता है, उपशामक का प्रयोग किया जाता है। इसका इंग्लिश नाम है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स। अगर बात किया जाएगा कि चिंता तनाव में कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है मंद प्रशांतक में, तो मंद प्रशांतक में जो दवा होता है उसका नाम है क्लोरोडाइजेपोक्साइड और दूसरा है मेप्रोबामेट। अगर ज्यादा चिंता तनाव हो गया है तो ल्यूमिनल, अस्कोनल, वेलियम, वर्नोल का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर एक नोट वाला बात जान लेते हैं कि जो प्रशांतक वाली दवा होता है, जो चिंता तनाव वाली दवा होता है, यह CNS पर सीधा प्रभाव डालता है, यानी कि यह CNS पर कार्य करता है। और CNS का फुल फॉर्म अगर कभी भी पूछ लिया जाएगा तो CNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। CNS का फुल फॉर्म क्या होगा? कन्वस नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी कि अब आप लोग तीसरा बात जान गए हैं कि जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग चिंता तनाव एवं छोटी मोटी मानसिक बीमारियों में किया जाएगा उसको हम प्रशांतक कहते हैं, उपशामक कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। मंद प्रशांतक के लिए अलग दवा होता है और उच्च प्रशांतक यानी कि उच्च टेंशन के लिए अलग दवा होता है। यह कहां प्रभाव डालता है? तो CNS पर प्रभाव सीधा डालता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों चौथा, जिसका नाम है दर्दनाशक या पीड़ाहारी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। तो एग्जाम में दर्दनाशक या पीड़ाहारी नहीं बोलेगा, एग्जाम में बोलेगा एनाल्जेसिक क्या होता है। तो याद रखिएगा एनाल्जेसिक क्या होता है। तो एनाल्जेसिक हिंदी में इसको दर्दनाशक या पीड़ाहारी कहते हैं। तो ये एनाल्जेसिक होता क्या है? तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग दर्द को दूर करने में, दर्द को खत्म करने में किया जाता है उसे हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक समझ में आया क्या होता है? जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग, जिस औषधि का उपयोग, जिस दवा का उपयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। तो एनाल्जेसिक अब याद रखिएगा, एनाल्जेसिक क्या होता है? दर्द को दूर करने में जिस औषधि का, जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्दनाशक या एनाल्जेसिक कहते हैं। अगर पूछा जाए कि एनाल्जेसिक कितना प्रकार का होता है तो याद रखिएगा एनाल्जेसिक जो होता है 2 प्रकार के होता है। एनाल्जेसिक कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं नारकोटिक और दूसरा को बोलते हैं एंटी नारकोटिक। नारकोटिक को हिंदी में बोलते हैं निद्राकारी। नारकोटिक क्या होता है दोस्तों? तो इसको हिंदी में बोलते हैं निद्राकारी। ये निद्राकारी क्या होता है? नारकोटिक होता क्या है? तो याद रखिए कि नारकोटिक यानी कि निद्राकारी क्या होता है? तो जिस दवा का उपयोग दर्द को दूर करने में तो किया जाता है, लेकिन बेहोश करके अगर दर्द को दूर करने में जिस दवा का उपयोग किया जाता है उस दवा को हम क्या कहते हैं? नारकोटिक। यानी कि इसको हम लोग कहेंगे वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग बेहोश करके दर्द को दूर करने में
किया जाता है उस दवा को हम क्या कहते हैं, नारकोटिक दवा कहते हैं। और एंटी नारकोटिक दवा क्या होता है, तो वैसा दर्द का दवा, वैसा औषधि जिसका उपयोग बिना बेहोशी को दर्द के दूर करने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एंटी नारकोटिक कहते हैं। यानी कि जिस औषधि का उपयोग बेहोश करके दर्द को दूर करने में किया जाता है उसे नारकोटिक कहते हैं, और जिस औषधि का उपयोग बिना बेहोश किए हुए दर्द को दूर करने में किया जाता है उसे एंटी नारकोटिक अनिद्राकारी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि नारकोटिक का उदाहरण कौन कौन है, यानी कि नारकोटिक में यानी कि बेहोश करके दर्द को दूर करने वाला दवा कौन कौन है, तो याद रखिएगा इसका भी एग्जांपल है मॉर्फिन। क्या होता है, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकीन। मॉर्फिन, हीरोइन और कोकीन एक ऐसा दवा है जिसको हम लोग यूज करेंगे यानी कि खाएंगे तो हमारा हम क्या हो जाएंगे, निद्रा में चले जाएंगे, सो जाएंगे और उसके बाद दर्द खत्म होगा, यानी कि बेहोश होकर के दर्द खत्म होगा इस सब दवा से। और ये एंटी नारकोटिक दवा क्या है, तो एंटी नारकोटिक में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो नींद नहीं आएगा और दवा खाएंगे और हमारा दर्द खत्म होगा। जैसे इसमें आता है सूमो, पैरासीटामोल, सेरिडॉल, एस्प्रिन, निमोसलाइड। ये सब क्या है, बिना बेहोश किए हुए दर्द को खत्म करता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि नारकोटिक और एंटी नारकोटिक में अंतर बताएं, तब पहला अंतर हम ये बता सकते हैं कि नारकोटिक क्या होता है, तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग बेहोश करके दर्द को दूर करने में किया जाता है उसे नारकोटिक कहते हैं, और जिस औषधि का उपयोग बिना बेहोशी के दर्द को दूर करने में किया जाता है उसे एंटी नारकोटिक कहते हैं। दूसरा अगर बोलेंगे तो नारकोटिक में ये बोलेंगे कि इसमें अफीम की मात्रा अधिक होता है। नारकोटिक में किसका मात्रा अधिक होता है, तो अफीम की मात्रा अधिक होता है। अफीम क्या होता है, एक ड्रग्स होता है जिससे आदमी बेहोश होता है। ठीक है, तो इसमें अफीम की मात्रा अधिक होता है। एंटी नारकोटिक में बोला जाएगा तो इसमें अफीम की मात्रा नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है। इसमें अफीम की मात्रा अधिक होता है, इसमें अफीम की मात्रा अधिक नहीं होता है, यानी कि नहीं होता है। अगला बात करेंगे तीसरा कि नारकोटिक का तीसरा गुण क्या होगा, तो यह अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कि निद्राकारी दवा खाएंगे तो ये जल्दी से जल्दी दर्द को खत्म करेगा, यानी कि ये अधिक प्रभावकारी होता है और इससे उतना जल्दी दर्द ठीक नहीं होता है, यानी कि ज्यादा दर्द रहेगा तो इससे खत्म होने वाला ही नहीं है। यानी कि यह अधिक प्रभावकारी होता है, यह कम प्रभावकारी होता है। अगला चौथा, नारकोटिक का अगर कोई प्रयोग कर रहा है, लगातार प्रयोग कर रहा है, तो वह रोगी इसका सेवन आदि हो जाएगा, यानी कि हमेशा इसको मन करेगा कि हम नारकोटिक दवा खाएं, हाथ सुतर रहे। यानी कि नारकोटिक का ज्यादा प्रयोग करने से रोगी इसका आदि हो जाता है, शिकार हो जाता है। इसमें इसका प्रयोग करने से, एंटी नारकोटिक का प्रयोग करने से रोगी इसका आदि नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।